हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लोज पैकिंग और वॉइड्स और पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में मेनली उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट के इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं। तीनों की जो है प्लेलिस्ट वो आपको मिल जाएगी। वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करके देख लीजिए। तो पहला टॉपिक आज का रहने वाला है हमारा क्लोज पैकिंग। इन क्रिस्टल्स। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। द मैक्सिमम स्पेस मैक्सिमम अवेलेबल लिखिए, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस विच इज occupied by the constituent particles। ठीक है, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर रखी है अवेलेबल स्पेस में से, वो आपका क्या होता है, क्लोज पैकिंग। इसका मतलब देखो ये है कि जैसे ये आपके पास कोई वॉल है, इसमें ये आपकी ईंट लगी हुई है, ये इस टाइप से। ठीक है, ये टोटल अवेलेबल स्पेस है आपकी। ठीक है, इस स्पेस में ईंट कितनी लगाई गई है, मतलब ईंटों जो आपकी ईंट लगी हुई है उन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है, वो आपकी क्या होएगी, वो आपकी होगी पैकिंग, क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया है, इससे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखो मेनली हमें 3 1D और 2D और 3D तीनों में बात करनी है क्लोज पैकिंग की। तो हम तीनों में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1D। 1D का केस में क्या होगा, देखो कांस्टेंट पार्टिकल आपका मान लो स्फेयर है, तो स्फेयर आप या तो ऐसे अरेंज कर देंगे, दूसरा आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो आप इस टाइप से, ये आपकी मान लो, अब इसमें देखो ये आपकी कोई ट्यूब है, मान लो स्पेस, इसके अंदर आपने ये बॉल्स डाली हुई हैं। तो इस ट्यूब, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब की मैक्सिमम वॉल्यूम है मान लिया x। ठीक है, और इस ट्यूब में जो आपने ये बॉल डाली, एक बॉल है, इसकी वॉल्यूम मान ली p है, ये मान लिया आपने n बॉल डाल दी, तो ये np वॉल्यूम होगी इसकी। तो np वॉल्यूम इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम है जो इसने ऑक्यूपाई कर रखी कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ने। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज पैकिंग। तो आप 1D के केस में कैसे अरेंज करेंगे मैक्सिमम, जिससे कि जो आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो देखिए आप इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं। ये आपकी बॉल्स हो गई इस टाइप से, ये थोड़े स्क्वायर ढंग के बना लीजिए आप। ये तो बात होगी 1D की। तो 1D का केस तो अपने कोई काम का है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो डायरेक्ट अब हम किसकी बात करते हैं, 2D, जो कि अपने काम की है। टू डी के केस में देखो, 2D के केस में आपके पास 2 चॉइस होती हैं। पहली देखो, ये स्फेयर है, ये स्फेयर हो गया, ठीक है, ये है, या इससे थोड़ा छोटा बना लेते हैं।
अब आपके पास दो चॉइस है कि दूसरी जो लेयर है ये लेयर 1 है मान लिया, ठीक है। दूसरी जो लेयर है आप स्फेयर की, वो आप बिल्कुल जस्ट एक इसके नीचे स्फेयर ऐसे, ठीक है, एक इसके नीचे स्फेयर हो गया, एक स्फेयर इसके नीचे, अगला स्फेयर ऐसे, मतलब स्फेयर के नीचे स्फेयर लगाते चलेंगे। तो एक तो चॉइस आपके पास ये है। तीसरी लेयर लगाई आपने, तीसरी लेयर भी ऐसे ही लगा दी। ये क्या है, ये आपने स्फेयर के नीचे स्फेयर लगाया, जैसे कि ये स्फेयर है सपोज, एक स्फेयर ऐसे, फिर ये दूसरा स्फेयर, ये तीसरा स्फेयर। अब आपने क्या करा, ये इसके नीचे स्फेयर के नीचे स्फेयर लगा दिया, उसके नीचे स्फेयर लगा दिया, ठीक है। तो इस केस में देखो, इस केस में आपका क्या होगा, इस पैकिंग को क्या बोलेंगे, इस पैकिंग में देखो ये वाला एटम ले लिया, मान ले ये वाला ले लिया स्फेयर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना होएगा, मैक्सिमम कितने स्फेयर इसको सराउंड करे हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में कितना होगा, 4। और इस टाइप की जो आपकी पैकिंग होगी 2D में, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में SCP। इसके बाद सेकंड चॉइस अपने पास क्या होती है, ये होती है कि ये स्फेयर है, ये दूसरा स्फेयर, ये तीसरा स्फेयर, ऐसे एक लेयर ये बना दिया आपने। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये पहले तो लगाया था इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे स्फेयर, अब आपने ये जो दो स्फेयर हैं इनके बिल्कुल बीच में नीचे स्फेयर लगा दिया ऐसे, ये स्फेयर बना लेना, ये ऐसे, ये लेयर 1 का पहला स्फेयर, ये दूसरा स्फेयर, ये तीसरा, ये लेयर 1 है। अब ये बना दिया ये ऐसे, मतलब ये स्फेयर है, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये पहली लेयर का जो स्फेयर है उसके नीचे स्फेयर लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब ये सेकंड स्फेयर लगा दिया, ये थर्ड स्फेयर हो गया, ये फोर्थ, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसमें देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपने कोई भी ये एटम ले लिया, मतलब ये है कि इसके ऊपर भी एटम लगे हुए हैं, और ऐसे ही मतलब ये एक टाइप की यूनिट सेल मान लो आप, ये भी एक टाइप की यूनिट सेल ही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि भाई इसमें 4 ही एटम है, ऊपर भी एटम लगे, साइड में भी, मतलब ऐसे अरेंजमेंट है इसकी और इसकी ऐसे अरेंजमेंट है। तो ये वाला एटम ले लिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना, 1 2 3 4 5 और 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। और इस टाइप की जो पैकिंग होती है उसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और हमें ये बात पता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वो पैकिंग आपकी मोर एफिशिएंट होगी। तो ये वाली क्लोज पैकिंग आपकी लेस एफिशिएंट होती है। और ये वाली पैकिंग आपकी मोर एफिशिएंट होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 2D का केस इम्पोर्टेंट केस है,
ठीक है। 2D के बाद देखो 3D में भी आपकी ऐसे ही 2 पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और जो 2D में हमारी जो क्लोज पैकिंग हमें मिलती है वो किससे ड्राइव करी जाती है, वो 2D के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ही ड्राइव करी जाती है, ठीक है। तो उनको मतलब यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना इतना इजी नहीं है, मतलब तो आप उसका क्या कर सकते हैं, आप बुक से उसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि वो होती कैसे है। तो उसमें देखो 3D के केस में आपकी 2 अरेंजमेंट होती है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। 2D के केस में आपकी क्या होती है, 2 अरेंजमेंट होती है, एक AB टाइप की और एक ABC टाइप की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो आपकी AB होती है उसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। इसमें देखो जो एफिशिएंट पैकिंग है 3D में वो आपकी किससे ड्राइव करी जाती है, वो 2D वाले केस से ड्राइव करी जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं द एफिशिएंट पैकिंग इन 3D इज डिराइव्ड फ्रॉम 2D, ठीक है। 2D की भी कौन सी, 2D की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। आपके पास 2 पॉसिबल अरेंजमेंट होती है, यहाँ पे 2 पॉसिबल अरेंजमेंट होती है। पहली होती है आपकी AB टाइप, AB टाइप या AB टाइप लिख सकते हैं, AB टाइप लिख लीजिए। सेकंड होती है आपकी ABC टाइप, ओके। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, इसको बोला जाता है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 74, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इन दोनों का 12, इसका भी और इसका भी। और इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 74%, और इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। तो आप एक चीज़ लिख सकते हैं HCP, जब आपको क्वेश्चन में यूज़ करना है तो HCP CCP, ठीक है, 2, और एक तीसरा होता है आपका FCC। तो ये तीनों आप एक ही चीज़ कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आपको मान लिया आगे मैं कराऊंगा डेंसिटी वाले क्वेश्चन, उसमें आपको HCP दे दिया, तो HCP से आपने क्या अंदाज़ा लगाना है कि उसमें नंबर ऑफ एटम निकालने, तो FCC मान के चलना है उसको, और नंबर ऑफ एटम उसमें कितने ले लेने हैं, 4 ले लेने हैं। तो ये था आपका क्लोज पैकिंग, ठीक है। इन दोनों की जो अरेंजमेंट है वो आप बुक से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ वॉइड्स के बारे में बात करते हैं। जो टाइप्स ऑफ वॉइड्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, वॉइड्स देखो, वॉइड का मतलब होता है खाली जगह। तो वॉइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं अब हम। वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स, दोनों बातें एक ही होती है। इंटरस्टिशियल साइट्स या वॉइड्स दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। वॉइड्स का मतलब क्या होता है, खाली जगह। अब देखो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये एक यूनिट सेल है, इसके अंदर ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये इस टाइप से कुछ हैं, ये मान लिया हमने, ठीक है। तो वॉइड्स देखो, इसमें वॉइड्स कौन से बन रहे हैं, ये वाले वॉइड्स होते हैं। ये जो खाली स्पेस है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आपके वॉइड्स हैं, ये वाले,
ठीक है, तो ये आपके वॉइड्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, वॉइड्स। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, द वैकेंट स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो आपके क्या होते हैं, वॉइड्स। ठीक है, अब देखो वॉइड आपके होते हैं दो तरीके के। तो आप वॉइड्स कितने होते हैं आपके, दो तरीके के। पहला होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब होता है 4। तो जो वॉइड आपका 4 एटम से है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, और जो वॉइड आपका 6 स्फीयर से मिलके मतलब बनता है उसको क्या बोलते हैं, जो 6 स्फीयर से सराउंड होता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें आप लिख सकते हैं विच इज सराउंडेड बाई 4 एटम्स। ओके, और इसमें आप बोल सकते हैं विच इज सराउंडेड बाई 6 एटम्स। ओके, तो अब देखो जो टेट्राहेड्रल है उसकी अरेंजमेंट देखो, ये है आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड है, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये 3 एटम है, अब आपने 3 एटम नीचे लगा दिए, एक ऐसे जो आपस में टच कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने एक एटम और रख दिया। ठीक है, 3 एटम नीचे जो आपस में टच कर रहे हैं, जैसे मैंने ये बना दिया है, उसके जस्ट ऊपर आपने एक एटम और रख दिया, एक स्फीयर है मान लिया, तो स्फीयर रख दिया है। तो उन 4 एटम्स के बीच में जो वॉइड बनेगा, ऐसे आपने ये एक एटम और रख दिया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वॉइड बनेगा ये आपका कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, जैसे 4 स्फीयर है, 4 स्फीयर आपने ऐसे रख दिए, 1 2 3 4, जो चारों टच कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये आपस में टच कर रहे, तो यहाँ पे भी जो ये वॉइड बनेगा, ये कैसा वॉइड बनेगा, ये भी टेट्राहेड्रल ही बनेगा आपका। ये आप ऊपर लिख लीजिए, ये नहीं दिख रहा हो तो ये वाला, ये भी कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल देखो आप ये कर सकते हो कि 3 एटम आपने कैसे रख दिए, ये 3 एटम आपने ऐसे रख दिए, 1 2 3। अब आपने क्या किया, उल्टे करके 3 एटम इनके ऊपर रख दिए ऐसे। ये वाला, तो ये वॉइड कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी आप क्या बोल सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी आपने ये बना सकते हैं आप कि 4 एटम आपने ऐसे रख दिए। ठीक है, एक एटम इसके ऊपर रख दिया, एक एटम नीचे, यानी कि आप ऐसे कुछ बना सकते हैं ऐसे। ये 4 एटम आपने ऐसे रखे, एक एटम इसके जस्ट ऊपर और एक एटम इसके जस्ट नीचे, तो ये भी आपका जो ये वॉइड बनेगा, ये भी कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक है, इसमें ये बात हो गई। अब आपके पास कोई एटम है, उसमें कोई भी आपके पास क्रिस्टल लैटिस है या लैटिसाइट है या यूनिट सेल मान लिया, यूनिट सेल में आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं, n एटम्स हैं किसी यूनिट सेल में। ठीक है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताने, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके हो जाएंगे n, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके हो जाएंगे 2n।
ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, अब आपके पास कोई यूनिट सेल उसमें मान लो 5 एटम है, ठीक है, 5 एटम है, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके हो जाएंगे 5। और आपको अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताने हैं तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपके कितने हो जाएंगे? 5 के दुगने 10 हो जाएंगे। ऐसे ही 8 एटम है, 10 एटम है, 15 एटम है, तो आप निकाल सकते हैं। तो इसका यूज़ आपने किस में करना है? न्यूमेरिकल्स में। तो ये मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए बताया है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका वॉइड्स, ये बात कर ली हमने वॉइड्स की। तो अब देखिए रिलेशन निकालना किसमें? रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ए, ओके, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डी और रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये निकालना है आपने, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे के यूज के लिए। ये आपने निकाल के वैसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये वैसे पता होना चाहिए कि कैसे आए, ठीक है। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले यूनिट सेल थी अपनी, तो मैंने कौन सी पढ़ाई थी? सिंपल यूनिट सेल। तो पहली आपकी कौन सी थी? सिंपल यूनिट सेल, जिसको प्रिमिटिव भी बोला था मैंने, ठीक है। तो इसमें निकालना है पहला जो रिलेशन है। तो सिंपल यूनिट सेल में देखो क्या बताया था मैंने, ये एक रूम है, रूम के हर कॉर्नर पे आपके स्फेयर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो उस स्फेयर का एक फेस ले लिया। अब आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो रिलेशन है ये वहाँ पे मतलब ड्राइव करेंगे हम जहाँ पे आपके जो एटम्स हैं वो आपस में टच कर रहे होंगे, स्फेयर आपस में टच कर रहे होंगे। तो देखो ये वाला सिंपल में ये होता है ना, ऐसा कुछ होता है। ये आपका ये एटम, तो आप देखो कहाँ पे आपके एटम टच कर रहे हैं, स्फेयर टच कर रहे हैं, वहीं पे आपका रिलेशन निकलेगा। अब कोई सा भी एक फेस ले लिया, मान लिया टॉप फेस ले लिया मैंने, ये वाला फेस यहाँ लिख दिया, ये आपस में मैंने टच करते नहीं दिखाए, लेकिन वास्तव में रियल में ये आपके टच कर रहे हैं आपस में, एटम्स हैं जो। तो आप देखो ये हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया। यहाँ पे आपस में आपके एटम टच कर रहे हैं, ठीक है। इस क्यूब की आपकी जो एक साइड है एज है वो ए मान लिया, ठीक है। तो ये वाली जो ये डिस्टेंस है ये आपका ए हो गया। रेडियस की स्फेयर की रेडियस स्मॉल आर मान रखी, तो ये आर यहाँ तक और यहाँ इससे आगे भी आर हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 2r। तो अब देखो जो रिलेशन आया अपना, जो अपना रिलेशन आया वो क्या आया इसके केस में, वो आया a इज इक्वल टू 2r। और आपको पता है कि रेडियस का दुगुना होता है डायमीटर, तो d आ गए ये। तो पहला रिलेशन आपका ये आ गया, a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू d। इसके बाद फेस सेंटर्ड की बात करें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, आप अपनी स्पेलिंग्स चेक करते रहना, ठीक है। हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए। तो देखो फेस सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो फेस सेंटर्ड में कैसे होता है, ये होता है कुछ कॉर्नर प्लस फेस, ब्लैक वाले फेस पे हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये वाला इस फेस पे 6 एटम ऐसे होते हैं। इसमें भी आप कोई भी एक फेस ले लीजिए, ये वाला मैंने ये टॉप फेस ले लिया, ये टॉप फेस यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब
ये देखो कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करेंगे क्योंकि बीच में आपका एक एटम आ गया, तो बीच में आपका एटम आ गया तो ये कॉर्नर वाले टच नहीं करेंगे आपस में, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। लेकिन जो आपका ये बीच में है, सेंटर में है, ये चारों को टच करेगा। तो इसमें भी आपका सेम आपने ये ए मान लिया एज लेंथ। इसमें देखो ये हो गया, अब आपने इसको ये ऐसे मिला दिया तो ये आपकी ए बी सी ट्रायंगल बन गई, ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी ये कैसी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम, ये वाला भी आपका क्या हो गया ए, ये डिस्टेंस ये ए हो गया। तो ए सी क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ए आपका एक मिनट, हाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए आपका ए स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया 2a स्क्वायर। तो ए सी है जो आपकी, उसकी वैल्यू कितने आ गई, इसके ऊपर रूट लेंगे तो रूट 2a, ओके। और ए सी है आपकी जो, वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r होगी, ये हो गया आपका 2r, r और r। तो ए सी है आपकी 4r इज इक्वल टू रूट 2a, ठीक है। रेडियस का दुगुना डायमीटर, तो आपका 2r में कितने d बन गए 2d। तो रिलेशन आपका ये आ गया जो कि आपको बहुत 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 ज़रूरी आगे याद रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो अब आपने बात करनी है बीसीसी की। तो बीसीसी के केस में आपने क्या करना है, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपल यूनिट सेल के केस में आपका रिलेशन आया 2r इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये फर्स्ट। सेकंड एफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें आया आपका रूट 2a इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d। अब थर्ड निकालना है बीसीसी के केस में, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके केस में आपका आएगा रूट 3a इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2d, ठीक है। तो देखो बॉडी सेंटर्ड जो आपकी होती है वो कैसी होती है, वो कुछ इस टाइप से होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, एक एटम जो होता है आपका सेंटर में होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी। उसको मैं ये थोड़ा रेड सा है, इससे मैं शो करूँगा, ये वाला, ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, ठीक है। तो आप देखो ए बी और सी, इसको मैंने मिला दिया। ये मिलाने के बाद आपका क्या हो गया है, ए बी सी, ये आपकी एज ए होगी, ये ए होगी। तो पाइथागोरस से इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर
AC हो जाएगा √2a। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, तो यहाँ है, ये वाले टच कर रहे हैं, ये 3 एटम है ना जो ये आपस में टच कर रहे हैं। तो इसमें आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये ABC तो हो गया आप, तो इसमें कुछ और नाम दे दीजिए, CD मान लिया ये, ठीक है। तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल CDA में देखो क्या होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज यानी DC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। ये AC आपका कितना आया है 2a, √2a का स्क्वायर प्लस में, या आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दीजिए 2a स्क्वायर प्लस DA आपका देखो ये A है ना आपकी, तो ये A हो गया, तो A स्क्वायर, तो √3a स्क्वायर आ गया पहले तो ये। अब देखो DC आपका क्या हो जाएगा, √3a, और DC की वैल्यू आपकी क्या होगी, ये आपका DC, ये क्या है D और C। DC की वैल्यू देखो, ये इतनी रेडियस R, 2 रेडियस इसमें 2R, आधी रेडियस इसकी R, 2R R और R, यानी कि 4R इज इक्वल टू ये आएगा 4R इज इक्वल टू √3a, और रेडियस का दुगना डायमीटर। तो ये आपका रिलेशन आएगा। तो आपको डायरेक्ट ये 3 रिलेशन याद रखने हैं, ये 3 रिलेशन याद रखने, स्टार लगा के रख लो, जो आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। इतनी बात होती है हमारी, ये रिलेशनशिप यहाँ ख़त्म होता है, मतलब ये रिलेशन याद रखना है। अब इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, तो अब हम बात करने वाले पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। देखो फ्रैक्शन बता रहा है आपका, फ्रैक्शन 1 में से होता है, जैसे कि आपका ये आपका जैसे 1/2 फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, 3/2, ऐसे आपका ये फ्रैक्शन है। तो अब हम बात करने वाले पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की। तो पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, तो पैकिंग फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग फ्रैक्शन आपका देखो क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है आपका फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस विच इज ऑक्युपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखिए आप, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस विच इज ऑक्युपाइड by the constituent particles। ये आपका क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने टोटल स्पेस का कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई कर रखा है, वो आपका होता है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है।
दूसरा होता है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ये आपका कुछ नहीं होता, पैकिंग फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस विच इज ऑक्युपाइड, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस विच इज ऑक्युपाइड। ये आपका क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, ऑक्युपाइड स्पेस बाय टोटल स्पेस, ऑक्युपाइड स्पेस बाय टोटल स्पेस। ये आप पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। और अब आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100। तो ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी यूनिट सेल के केस में। तो पहली यूनिट सेल थी आपकी प्रिमिटिव या सिंपल। तो उसके पहले मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन आपका वो फ्रैक्शन होता है कांस्टेंट पार्टिकल ने कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रखी है, कितना फ्रैक्शन ऑक्युपाई कर रखता है टोटल स्पेस का, ये होता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कितनी परसेंटेज ऑक्युपाई करी गई है टोटल स्पेस की, तो वो होती है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसको इरेज करके अब हम जल्दी से अपना क्या निकालते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन यूनिट सेल्स के केस में, जो कि आपका पूछा जाता है। और इन तीनों में से कन्फर्म है एक हमेशा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसमें बिल्कुल स्टार मार्क करके रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पैकिंग फ्रैक्शन मैं पीएफ और पीई लिख रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे, एंड पीई इन यूनिट सेल्स। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ। पहला है आपका सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। देखो यूनिट सेल है, अब यूनिट सेल के केस में आपका क्या है, मेनली आप यूनिट सेल क्या बोल रहे हैं, क्यूब टाइप की बोल रहे हैं। जैसे सिंपल है ऐसे आप क्यूब टाइप में आप यूनिट सेल मान रहे हैं, और उसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे स्फेयर्स हैं। यूनिट सेल आपकी क्या मान रहे हैं आप, क्यूब। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके हैं स्फेयर्स। ठीक है, तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी का आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ऑक्युपाइड स्पेस। अब ऑक्युपाइड स्पेस, स्फेयर्स ने कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रखी है, तो स्फेयर्स की जो टोटल स्पेस होगी वो उनकी वॉल्यूम बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ स्फेयर्स मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, ये आपकी टोटल स्पेस हो जाएगी, क्योंकि आप स्फेयर्स बोल रहे हैं जो आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। उसके बाद टोटल स्पेस में आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको लिख रहा हूँ जेड से, नंबर ऑफ एटम्स को या नंबर ऑफ स्फेयर्स को, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, क्योंकि क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है ए क्यूब, इसकी क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो सिंपल यूनिट सेल के केस में जेड की वैल्यू कितनी होती है 1, 4/3 पाई आर क्यूब।
अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें क्या होता है, A इज इक्वल टू 2R होता है, तो 2R की क्यूब पुट करिए आप, ठीक है। तो ये आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ये 8R क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो पाई/6 हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है आपने, पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 लेते हैं, 3.14, तो आप इसको जब करेंगे तो ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 0, 6 5 30, 1, 6 दूनी 12, तो 6 5 30, 1, 6 दूनी 12, अप्रोक्सीमेटली 52 ये आ जाएगी आपकी, अप्रोक्सीमेटली 52.4 के आसपास आएगी आपकी, ठीक है। ये आपकी अप्रोक्सीमेटली इतनी आ जाएगी। तो ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई इस केस में, 0.524, और पैकिंग, ये आपकी पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, सॉरी, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो आप पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.524 100 से मल्टीप्लाई करा आपने तो ये आ जाएगा 52.4%, ठीक है। अब आपसे कोई ये कह दे कि पैकिंग फ्रैक्शन, ये पैकिंग एफिशिएंसी तो आपकी इतनी आ गई, तो इसमें वॉइड्स बताओ कितने परसेंट हैं। तो वॉइड्स आप कैसे निकालेंगे, वॉइड्स परसेंट, टोटल 100%, उसमें से आप 52.4% सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप ये करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे जो भी कुछ आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वॉइड्स आ जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखो, ये तो था आपका सिंपल यूनिट सेल के केस में, यही बात हमें किस में निकालनी है, अब हमें निकालनी है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखो फेस सेंटर्ड के केस में अगर हम बात करते हैं, फेस सेंटर्ड केस में देखो n की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें रिलेशन क्या होता है, √2a इज इक्वल टू 4r, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4r/2। इसको सोल्व करेंगे, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू √2 और √2r/√2, इससे ये कैंसिल हो गया, 2√2r आ गया ये a की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ रख दी 2√2r का क्यूब, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 2 इंटू, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 8। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा √2 यानी कि 2√2, 8 इंटू 2√2 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, ठीक है। ये आपका √2 बच गया यहाँ पे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 3 तो आपका ये आ गया π/3√2, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.74 के आसपास आएगा, ठीक है। तो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन इतना आ गया, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.74 इंटू 174%, ठीक है। ये आपका FCC के केस में हो गया है। इसके बाद सेम काम BCC के केस में करना है। अब इसमें पूछे आपसे कितना होगा ये वॉइड्स परसेंट, 100 - 74, 26% वॉइड्स होंगे, क्योंकि बहुत अच्छी पैकिंग होती है, सबसे अच्छी पैकिंग होती है फेस सेंटर्ड वाली, ठीक है।
इसके बाद देखो बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं अब हम। डस्टर कहाँ गया? अब हमें बात करनी बॉडी सेंटर्ड की, बिल्कुल सेम तरीके से, कुछ भी चेंज नहीं करना, ऐसे ही उसके अकॉर्डिंग आप एटम्स और स्फीयर्स ये लेते चलना है बस, बाकी सारा सेम काम है। तो आप इसको एक बार अच्छे से कर लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा पक्का। देखो बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं जब हम, बॉडी सेंटर्ड केस में कितने होते हैं एटम? 2, 4/3 पाई आर क्यूब √3a इज इक्वल टू 4r। तो a हो जाएगा 4r/√3। तो a की क्यूब कितनी हो जाएगी? 4r/√3 का क्यूब। इसको आपने खुद सोल्व करना है, जो भी आएगा इसको सोल्व करेंगे आप तो ये आपका 0.68 के करीब आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन जी इतना आ जाएगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, 0.68 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 68% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, और यहाँ से आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे कि मान लो सिंपल यूनिट सेल दे दी, उसमें पूछ लिया कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी आपकी कितनी है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। जैसे ए दे दिया, बी, सी और डी। पैकिंग एफिशिएंसी पूछी मान लो, तो ये दे दिया 52.4%, 68%, 74%, 62% ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे आपके, पक्का बनेंगे यहाँ से।